नमस्कार। प्रदीप पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, और उसमें हम लोगों ने मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12, 13 और उसके बाद में जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक, एक एक अनुच्छेद को बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था। और आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा तो वहाँ पर जो समानता का अधिकार है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना किसी भी व्यक्ति का बौद्धिक विकास कभी नहीं हो सकता, नैतिक विकास कभी नहीं हो सकता। इसलिए यह अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा भी जाता है कि पराधीन सपने सुख नहीं। तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता अपने आप में बहुत ही बड़ा मौलिक अधिकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है। और इससे ये ऐसा सेगमेंट है कि जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सबसे ज्यादा उलझाने वाला भी है। तो इन्हीं गुत्थियों को आज हम लोग सुलझाएंगे और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूंगा। बस धैर्यपूर्वक आप पूरा लेक्चर देखिएगा। तो अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, इस तरह से 4 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। अब पहला जो है इसमें अनुच्छेद 19, तो इसमें है वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अब इसके अंतर्गत आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 6 जो है, चा जो है ये निरसित है। कई बार हम बता चुके हैं, शॉर्ट्स वीडियो में भी बताया हमने कि संपत्ति का अधिकार यहाँ पर था, वो निरसित हो चुका है। तो ये जो है इसके उपभाग बताए गए। तो आइए अब हम लोग समझते हैं। अर्थात वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण इसमें बताया गया है। और इसमें जो सबसे पहला है बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहां पर अगर देखा जाए वाक स्वतंत्र, वाक मतलब क्या होता है? वाक मतलब होता है बोलना। वाक मतलब क्या होता है? बोलना। अगर आप हिंदी की लेक्चर देखे होंगे तो हमने वहां पर कराया था वाक धन ईशा, वागीशा। तो का थर्ड वर्ण में गा में बदल जा रहा था, खैर अलग की बात है। तो वाक का मतलब क्या होता है? अर्थात ईश्वर की जो वाणी की देवी है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? सरस्वती जी। तो वाक मतलब क्या होता है? बोलना। तो इसके अंतर्गत बोलना आता है। अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है? इसमें बोलना, पुस्तक का प्रकाशन, खूब ध्यान से पढ़िएगा, ये सब कहीं मिलेगा नहीं आपको जल्दी। पुस्तक का प्रकाशन और बोलना, पुस्तक का प्रकाशन या किसी चीज की प्रेस, जो न्यूज़पेपर छपता है, सारी चीजें अभिव्यक्ति के अंतर्गत आ जाएंगी। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहला क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के अंतर्गत चुप रहने की स्वतंत्रता भी आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि चुप रहने की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आएगी, तो यही अनुच्छेद 19 का ही हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, हमारा मन होगा तो हम बोलेंगे, हमारा मन होगा तो नहीं बोलेंगे। देखिए, आप जब तमाम न्यूज चैनल वाले आपके सामने, मतलब आपके सामने नहीं, जो नेता होते हैं या कोई फिल्म स्टार होते हैं, उनके जब सामने अपना माइक लगाते हैं तो क्या कहते हैं? नो कमेंट्स। तो वो उनका अधिकार है, उस पर कमेंट देने के लिए बाध्य नहीं है। तो वो उनका अधिकार है। और कैसा अधिकार है? 19 का के तहत वाक स्वतंत्र और चुप रहने का अधिकार भी इसी में आएगा। बात समझ गए कि नहीं? इसके अलावा आप देखें तो अब इसमें जो है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार भी कैसा अधिकार है? 19 का के अंतर्गत आएगा। ये सब नोट करते रहिएगा आप लोग। सूचना का अधिकार किसके अंतर्गत आएगा? 19 का के अंतर्गत। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आएगी? 19 का के अंतर्गत। प्रेस की स्वतंत्रता, ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं? प्रेस की स्वतंत्रता। इसके अलावा इसी के अंतर्गत ध्वजारोहण का भी अधिकार दिया गया। ध्वजारोहण का अधिकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2004 में। और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, इससे पहले केवल ध्वजारोहण का अधिकार दिया गया 2004 में। और इससे पहले क्या था? इससे पहले था कि आप केवल सार्वजनिक स्थानों पर या कोई इंपॉर्टेंस प्लेस है वहीं पर आप क्या कर सकते हैं? ध्वजारोहण कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद में आप अपने घर पर भी ध्वजारोहण बड़े आराम से कर सकते हैं, तिरंगा फहरा सकते हैं। तो ये जो सूचना का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, ध्वजारोहण है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये बात समझ में आई? फिर इसके बाद में अब इसमें कुछ चीजें समझिएगा, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं मानहानि।
अव्यक्त की स्वतंत्रता एवं मानहानि। अब मानहानि कैसे हो जाती है? तो आप जानते हैं कि इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता जो है, इसमें धारा 499 है। क्या है? धारा 499 है, जिसके अंतर्गत अगर किसी भी प्रकार के कोई इस तरह से बात कहता है जिससे कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचता है, और आप जानते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है? जीने का अधिकार। तो उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल ना हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जीने का अधिकार। इसीलिए युक्त युक्त अर्थात आप समझा जाए तो युक्त मतलब कि तार्किक ढंग से ये प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये बात समझे कि नहीं? और ये जो है मानहानि के अंतर्गत इसमें जो सजा दी गई है 2 वर्ष तक की सजा दी गई है, और आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। तो बात समझ में आई कि नहीं? अर्थात जो अनुच्छेद 21 है वो इंपॉर्टेंट बताया गया है इससे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है, तो उसमें जीने का अधिकार भी आ जाता है ना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो और यहां पर क्या है? यहां पर है वाक स्वतंत्र और अव्यक्त स्वतंत्रता के अधिकार से भी इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसीलिए कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अगर किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो मानहानि होगी। बात समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद में अव्यक्त की स्वतंत्रता एवं देशद्रोह के बारे में बताया गया है 124A के अंतर्गत। धारा 124A के अंतर्गत, इंडियन पिनल कोड धारा 124A के अंतर्गत बताया गया है। इसमें 3 वर्ष की सजा बताई गई है। अगर कोई व्यक्ति देशद्रोह संबंधी कोई बयान देता है तो इसमें 3 वर्ष की सजा अथवा आजीवन कारावास, अथवा आजीवन कारावास, या फिर इसमें बताया गया है आजीवन कारावास, और इसके साथ साथ आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। तो ये बात समझ में आई कि कोई प्रॉब्लम है आपको? समझ में आया? तो बस आपको ये इसमें इतना ही याद रखना है कि वाक स्वतंत्र और अव्यक्त की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आएगा? सूचना का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, ध्वजारोहण का अधिकार, और इंडियन पिनल कोड धारा 499 मानहानि। मानहानि के आधार पर मतलब आप कुछ भी नहीं बोल सकते। इसके अलावा देशद्रोह और अव्यक्त की स्वतंत्रता, अगर आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, देश विरोधी भाषण आप दे रहे हैं, तो वो अलाउ नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें, कुछ भी बक दें, ऐसा नहीं संभव है। तो बात समझ में आई? जो इसका पहला था वो क्या था? वाक स्वतंत्र और अव्यक्त की स्वतंत्रता। अब दूसरा क्या है? शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कहीं पर कोई सम्मेलन करना चाहते हैं तो बिना किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लिए आप शांतिपूर्ण ढंग से वहां पर सम्मेलन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता का इसी के अंतर्गत राजनीतिक पार्टी का गठन होता है। राजनीतिक पार्टी का गठन यही मौलिक अधिकार करवाता है। बात समझे? इसके अलावा तमाम व्यापार मंडल बनते हैं, तमाम इस तरह की समितियां बनती हैं, तो वो संगम या संघ की स्वतंत्रता के अंतर्गत। फिर उसके बाद में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से संचरण, कहीं भी आप जा सकते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में। इंडियन टेरिटरी जितनी है वहां आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खूब मौज से घूमो। फिर है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने, कहीं भी जाओ निवास करो, और मन कहे तो वहीं पर बस जाओ, वहीं पर रह जाओ की स्वतंत्रता। और इसके अलावा क्या है? ये था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार 2 जगह पर था, 19 के अंतर्गत और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। दोनों जगहों से इसको हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया, और 300 के अंतर्गत इसे रख दिया गया। तो संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, कानूनी अधिकार है ये लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। फिर उसके बाद में है कोई वृत्त, उपजीविका, व्यापार, कारोबार। वृत्त का मतलब होता है प्रोफेशन। वृत्त का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन। मतलब जैसे आप डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं, कुछ भी आपका जो आपकी वृत्ति है, मन को जो आपके मन मतलब चित्त जो आपका चाहता है वो आप बन सकते हैं। प्रोफेशन कोई भी अपना। उपजीविका मतलब ऑक्यूपेशन, आप कृषि कर सकते हैं, आप दुकान खोल सकते हैं, इस तरह आप लोहार बन सकते हैं। ये क्या है? ऑक्यूपेशन है ये। बात समझे कि नहीं? उसके बाद में ट्रेड, आप व्यापार जानते ही हैं, और उसके बाद में या कारोबार, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। अब इसको हम लोग एक ट्रिक से आपको एक तरफ से याद कराए दे रहे हैं।
तो ये आपको याद रखना है। पहला क्या है, जब आप बोलेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। मान लीजिए आप कहीं भाषण दे रहे हैं तो क्या होगा, तो निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं आप। जब बोलना जानेंगे तभी तो आप निरायुध सम्मेलन करेंगे। तो सम्मेलन हुआ तो क्या होगा, संगम या संघ बनेगा, उसी में से कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। अब आपकी पार्टी बन गई, संगम या संघ हो गया। और जो संगम संघ बना तो कहा गया कि अब चलो एक एक राज्य घूमे, एक एक राज्य घूमे, अर्थात सर्वसम्मत रूप से संचरण की स्वतंत्रता मिल गई। और जब संचरण की स्वतंत्रता मिल गई तो कहीं ना कहीं रुकोगे तो, और जब कहीं रुकेंगे, निवास करेंगे, तो उसमें से कुछ लोग कहेंगे कि हमें यहीं छोड़ जाओ, हम यहीं बसेंगे, यहीं रहेंगे। और जब रहेंगे वहां पर रुक जाएंगे तो उनको क्या करना होगा, उनको जो है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करना होगा खाने के लिए। तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इसको एक बार और देख लीजिएगा मतलब रिवर्स करके, उसके बाद में इसको जो है बहुत अच्छे से आपका ये तैयार हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये मैटर जो है मोर देन सफिशिएंट है। अब आइए पढ़ते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी दोष सिद्ध, अर्थात कि उसका दोष है या नहीं, अपराधी सिद्ध होगा या नहीं, उसके संबंध में कुछ संरक्षण दिए गए। अब क्या संरक्षण दिया गया है ये देखिएगा। तो इसमें जो 20 का पहला है उसमें कहा गया कि प्रचलित कानूनों के उल्लंघन न करने पर दोषी निर्णीत नहीं। अर्थात मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो उस समय कानून प्रचलन में है ही नहीं, अगर उसका उल्लंघन नहीं किया है तो दोषी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि 5 रुपए तक का घर में चोरी अगर कोई करता है, कोई बच्चा, तो अपराध नहीं माना जाएगा। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि 5 रुपए अगर बच्चे ने चुरा लिया है तो उसको किसी प्रकार का दंड दिया जाए। बात समझ में आए कि नहीं? तो प्रचलित कानून, अर्थात जो कानून प्रचलित होंगे, केवल उसी के आधार पर दंड दिया जाएगा, अन्य आधार पर नहीं। इसमें एक बात और कही गई है कि और दंड भी कितना मिलेगा। अब मान लीजिए कि प्रावधान कर दिया जाता है कि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे 2 साल का दंड दिया जाएगा। तो जो कानून में कह दिया गया है उतना ही दंड उसे दिया जाएगा। अब जैसे चोरी किया, उसने 2 साल का दंड अगर है तो किसी अपराध के लिए विहित दंड ही दिया जाएगा। उस अपराध के लिए जितना दंड है उतना, ये नहीं कि उससे ज्यादा दंड उसको दे दिया जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो पहला ये है कि प्रचलित कानूनों का उल्लंघन अगर नहीं किया है तो प्रचलित कानूनों का उल्लंघन करेगा तभी अपराधी होगा, और जितना दंड की व्यवस्था होगी उस अपराध के लिए उतना ही दंड उसे दिया जाएगा। 20 का जो दूसरा है, ये कहा जा रहा है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक बार चोरी करने के जुर्म में क्या किया गया, एक बार उसे दंड दे दिया गया। अब फिर दोबारा कोई कोर्ट चला गया और उसी अपराध के लिए कि इन्होंने 6 साल पहले चोरी की थी और पता चल रहा है कि जितना दंड का प्रावधान था उतना वो काट के आया है, तो कोर्ट फिर से उसे नहीं दंड सुना सकता कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड कभी नहीं देगा। बात समझे कि नहीं? फिर उसके बाद में जो इसका अंतिम है 20 का 3, किसी अपराध के अभियुक्त को, कोई अपराधी है तो उसको स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसे अपने ही खिलाफ साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए नहीं कहा जाएगा कि आप साक्ष्य दो कि आप अपराधी हो। तो ऐसा नहीं किया जाता। हाँ, जो रिमांड पर लेती है पुलिस, वो इसलिए लेती है ताकि वो पूछताछ कर सके कि आपने कैसे क्या किया। तो उस आधार पर पुलिस वहां दौड़कर जाती है और उस स्थान से वो चीजें उठाकर लाती है पूछताछ के आधार पर। लेकिन एक अभियुक्त को, जो अपराध किया है, उसको यह बाध्य नहीं किया सकता कि आप ही अपराधी सिद्ध होगे और आप अपने खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके और हमें दोगे। तो ये हो गया अनुच्छेद 20। अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21 पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को ना तो इस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है और ना ही संविधान में किसी भी अनुच्छेद में या पूरे संविधान में। बात समझ में आया? तो फिर इसको हम समझें कैसे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुप्रीम कोर्ट के जो विभिन्न निर्णय आए उसी के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया है कि ये वह स्वतंत्रता, उन स्वतंत्रताओं को शामिल करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिनमें क्या है, जो अर्थपूर्ण, जो किसी व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण, सार्थक और पूर्ण बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसको कहा जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अभी हमने बात किया था ना, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अर्थपूर्ण जीवन होना चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए,
सार्थक जीवन होना चाहिए। तो अब ये चीजें अगर शामिल है सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो वो क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आएंगी। तो बात समझ में आया कि नहीं। इसके अलावा अभी प्रश्न पूछा गया था पीसीएस 2021 में शायद कि विदेश जाने या विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता किसमें है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही है विदेश जाने और विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता। याद रखिएगा, विदेश जाने या विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 21 में। फिर देखिए निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता ये कहाँ है, ये जो है किसमें है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। इसके अलावा पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध, पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध जो अधिकार है ये भी किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर देखिएगा इसी अनुच्छेद 21 में ही एक अन्य अनुच्छेद जोड़ा गया 21 का करके। तो उसमें कहा गया कि 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा 21 का अनुच्छेद जोड़ा गया 21 के अंतर्गत ही। और इसमें क्या रखा गया, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। 6 से 14 आयु वर्ग के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि कम से कम जो 6 से 14 साल तक पढ़ना क्या है, हमारा अधिकार है, क्योंकि तभी हमारा जीवन अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण, प्रतिष्ठा और एक क्या होगा, सार्थक हो पाएगा। इसीलिए 21 का के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। और 21 का किसके अंतर्गत है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। शिक्षा का अधिकार किसमें आएगा, 21 का के अंतर्गत। फिर उसके बाद में है एक चीज और समझिएगा कि अभी जो है ज्ञान कौरवाद के अंतर्गत कहा गया कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार, जैसे हमने कहा था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत चुप रहने का भी अधिकार है, लेकिन यहां पर जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि अब हम मर जाए फांसी लगाकर, तो वो उसका अधिकार नहीं है। बात समझे कि नहीं। अब इसमें दो प्रकार की इच्छा मृत्यु होती है कि क्या इच्छा, एक पैसिव यूथेनेशिया और दूसरा होता है एक्टिव यूथेनेशिया। ये टर्म आप परिचित हो जाइए, यूथेनेशिया हिंदी में भी लिखकर पूछा जाता है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और सक्रिय इच्छा मृत्यु। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होगी, इसको भारत में मान्यता दे दी गई है न्यायालय के द्वारा। क्या यहाँ है क्या इसमें, इसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर ही जीवित है, मतलब जीवन रक्षक प्रणाली के आधार पर ही जीवित है, उस किसी भी प्रकार का उसका सेंस नहीं काम कर रहा है, कोमा में है, और डॉक्टरों ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि कभी भी अब ये होश में आने वाला नहीं है, ये इसी तरह से पड़ा रहेगा व्यक्ति, तो क्या कर सकते हैं हम, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटा दें, मतलब ऑक्सीजन हटा दें और भी जो चीजें जीवन रक्षक चीजें होती हैं उन सबको हटा दें। उसके बाद में वह व्यक्ति धीरे धीरे खुद मर जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो ये क्या है, ये पैसिव यूथेनेशिया को जो है ये इंडिया में न्यायालय ने मान्य कर दिया है। लेकिन सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है कि किसी व्यक्ति की इच्छा हुई कि आज हम डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा दें जहर का और मर जाएं, तो ये संभव नहीं है, या किसी अन्य प्रकार का ऐसी दवा खाएं कि हम मर जाएं, तो वो संभव नहीं। इस तरह की इच्छा मृत्यु की जो है यहाँ पर जीवन के अधिकार के अंतर्गत ये नहीं है। लेकिन ये इसको हम लोग निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को क्या किया गया है, शामिल कर लिया गया। तो ये था आर्टिकल 21। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 22। तो आइए अनुच्छेद 22 देखते हैं। इसमें है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें आर्टिकल 22 में कुल मिलाकर 7 खंड हैं। आर्टिकल 22 में कुल मिलाकर 7 खंड हैं, और इसमें जो है खंड 1 और 2 संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसके अधिकार तथा उसे कैसे संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, 1 और 2 इससे संबंधित है। और दूसरा जो है निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, 6 और 7, ये कुल मिलाकर 5 इसमें हैं, 5 खंड, और 2 खंड किसमें हैं, इसमें है। तो ये देखा जाए तो कुल मिलाकर कितने खंड हैं, 7 खंड हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा समझ लीजिए अनुच्छेद है। इसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसके मौलिक अधिकार क्या होंगे। अगर सामान्य कानून के अंतर्गत कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सबसे पहले आपको बताना होगा। दूसरा क्या है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिवक्ता से विचार विमर्श करने दिया जाएगा। जब कारण जान जाएगा तो अपने अधिवक्ता से क्या करेगा, विचार विमर्श करेगा। वो अपने अधिवक्ता से विचार विमर्श करेगा।
तथा अपनी प्रतिरक्षा करने का उसे अधिकार होगा। अपना बचाव किस तरह से करे ये उसे अधिकार होगा। और क्या कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आप उसे जो सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन एक बात और इसमें कही गई है कि इस 24 घंटे के अंतर्गत जो रास्ते में समय लगा है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और पास में ही जाना है लेकिन जाम लग गया खूब भयंकर, तो वहां पर अगर फंस गए तो वो समय काउंट नहीं किया जाएगा। इस आधार पर पुलिस अपना बचाव भी कर सकती है। बात समझ में आया कि नहीं? 24 घंटे के अंदर उसे जो है सबसे नजदीक जो निकटतम मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष पेश करना होगा, लेकिन 24 घंटे में जो रास्ते का समय है उसे काउंट नहीं किया जाएगा। ये बात समझ में आई? अब ये निवारक निरोध का क्या मतलब है? इसमें इसको भी भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक, अच्छा ये जो है इसका मतलब जो है ये होता है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करने जा रहा है, कोई व्यक्ति कोई अपराध करने जा रहा है, उससे पूर्व ही उसे गिरफ्तार कर लेना क्या कहलाता है? निवारक निरोध। और इसका प्रावधान कहाँ है? उन जो अनुच्छेद 22 है उसमें 3, 4, 5, 6, 7। बात समझ में आई कि नहीं? इसको कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, और इसे कहा जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि अपराध करने के पूर्व ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, और जो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है इसमें अपराध के बाद दंड का प्रावधान होता है। इसमें अपराध कर चुका होता है व्यक्ति और उसके बाद दंड का प्रावधान। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये क्यों लाया गया? अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है और उससे किसी प्रकार का क्या है, आंतरिक सुरक्षा को खतरा है इंडिया के, तो क्या इंतजार करें कि वो आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए उसके बाद में हम जो है गिरफ्तार करें उसे? तो ऐसा नहीं है। उसे हम लोग क्या करेंगे, पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे। इसके अलावा लोक व्यवस्था में किसी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वाला है व्यक्ति कोई, उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा विदेशी मामलों को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी समझौते को नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब इस तरह से जो राष्ट्र हित के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इसेंशियल सर्विसेज को नुकसान पहुंचा दे रहा है। मान लीजिए कोई अस्पताल है, वहां ऑक्सीजन की सप्लाई है, वही रोकने का प्रयास करने जा रहा है वो, तो इस तरह की जो चीजें हैं, या कहीं का लाइट सिस्टम ही काट दे, कहीं पर मान लीजिए बहुत लाइफ सपोर्टिव सिस्टम लगा हुआ है व्यक्तियों को और वहां जो सप्लाई है लाइट की वही काटने जा रहा है, तो इस तरह का अगर कोई व्यक्ति इसेंशियल सर्विसेज को नुकसान पहुंचाता है तो उसको निवारक निरोध या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा। और इसमें है क्या, इसमें जैसे ये सामान्य कानून के अंतर्गत गिरफ्तार होता तो इसे जो है तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उपस्थित कराया जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऐसा कोई भी इनके ऊपर लागू नहीं होगा। क्या होगा, किसी अपराध को किए जाने से पूर्व रोका जाए, संभावित व्यक्ति को गिरफ्तार कीजिए, क्या है, निवारक निरोध है या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन है, नजरबंद इसको बोला जाता है कि इनसे खतरा है तो पहले ही नजरबंद कर दिया जाए। किसी प्रकार का अधिकार संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा, जैसा सामान्य कानूनों के तहत प्रदान किया गया है इनको किसी प्रकार का नहीं मिलेगा। और एक चीज और क्या है कि 3 मास से अधिक के लिए इनको 3 महीने के लिए इनको जो है नजरबंद करके रखा जा सकता है। लेकिन अगर उसके आगे भी रखना है इनको तो क्या करना होगा, तब जो है एक सलाहकार परिषद से हमें सलाह लेनी होगी, उसकी जो है संस्तुति लेनी होगी। सलाहकार परिषद में कौन होगा, कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा या उसके समकक्ष योग्यता रखने वाला व्यक्ति होगा, तो उसके आधार पर फिर इसको आगे हम लेकर जा सकते हैं। अच्छा, अब इस कानून पर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ये कानून नहीं होना चाहिए, लेकिन अलगाववादी तमाम संगठन हैं, आतंकवादी तमाम संगठन हैं जो ऐसी गतिविधियों में लगातार लगे रहते हैं, तो देश की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए अगर, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। बात समझे कि नहीं? दूसरी चीज क्या है कि इसके अंतर्गत बहुत सारे कानून अब तक बनाए गए हैं, जैसे मान लीजिए निवारक निरोध अधिनियम 1950 में बनाया गया था, पहला नजरबंदी का कानून था ये, पहला जो है नजरबंदी का कानून था निवारक निरोध अधिनियम 1950। फिर उसके बाद में बहुत सारे कानून बने, जैसे आंतरिक सुरक्षा कानून 1971 रद्द किया जा चुका है जनता पार्टी के द्वारा। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारक अधिनियम बना 1974 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में जनता पार्टी की सरकार ने इसे निरस्त कर दिया। फिर उसके बाद में आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निवारक अधिनियम 1985 1995 में इसे निरस्त कर दिया गया। फिर उसके बाद में आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002, ये था प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2002, जिसे पोटा बोला जाता है ना, यूपीए सरकार ने इसे निरस्त कर दिया था। गैर कानूनी गतिविधि संशोधन अधिनियम 2008, ये अभी लागू है।
और इसमें बहुत सी सारी बातों को पोटा के भी स्वीकार कर लिया गया है। तो बात समझे कि नहीं? तो इस तरह से मतलब इसका दुरुपयोग भी समय समय पर हुआ है। आप जानते हैं पोटा टाटा इन सब का बहुत दुरुपयोग हुआ है, और जो सरकार रहती है सत्ता में वो उसका दुरुपयोग करके अपनी विपक्षी पार्टियों को डराती है, धमकाती है, इस तरह का कदम उठाती है, मतलब उन व्यक्तियों को। ये बहुत ही इसका दुरुपयोग भी हुआ है। तो इसी संभावना से इसे रोका जाता है। बाकी ये आंतरिक सुरक्षा के लिए, इसेंशियल सर्विसेज के लिए, लोक व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आप लोग पूरा मन लगाकर पढ़िएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तब तक के लिए नमस्कार।